नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास आदमखोर पार्ट 7। जयंत कुमार की बात सुनकर दौलत राम के होठों पर मुस्कान फैल गई। हमारे पास इतना समय नहीं कि उसे बातों में गंवाया जाए, देवराज चौहान ने कहा। हम अभी ही कविता देसाई और सोने की तलाश आरंभ करेंगे। तलाश शुरू कहाँ से होगी? किसी चीज़ की तलाश करने के कई ढंग होते हैं। हमें देखना है कि कविता देसाई की खास पहचान वालों में से कौन कौन है जिनसे हमें उसके बारे में इत्तला मिल सकती है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हमें मालूम करना है कि कविता देसाई जब वैन लेकर भागी तो वह कहाँ कहाँ से गुजरी। मालूम किया जाए तो यह बातें जानना कठिन नहीं होगा। हाँ, वास्तव में कविता देसाई को उसी तरह तलाश किया जा सकता है, दौलत राम बोला। अब हमें अपने अपने काम पर लग जाना चाहिए, जयंत कुमार कह उठा। पंचम खेड़ा और मजूमदार जब वापस उस गुप्त ठिकाने पर पहुंचे तो अंधेरा घिर आया था। कविता देसाई की तलाश में सारा दिन भटककर वे थककर चूर हो चुके थे। खेड़ा ने कुर्सी पर बैठते ही गहरी सांस ली, फिर सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। सुनील मजूमदार कमर पर हाथ बांधे बेचैनी से टहलने लगा। उसके होठ भिंचे हुए थे, चेहरा सख्त हुआ पड़ा था, आंखों में क्रोध की लहरें उछाले मार रही थी। दिन भर की थकावट से ज्यादा उसके मस्तिष्क में कविता देसाई के प्रति परेशानी थी कि वह 70 करोड़ का सोना लेकर एकाएक कहाँ गायब हो गई। वह कहीं भी नहीं मिल रही, उसकी खबर नहीं मिल रही। उसके घर पर उसने बूढ़े पिता को भी इस बारे में कोई संदेश अभी तक नहीं दिया। वैसे भी कविता देसाई के पास खेड़ा का खास नंबर था जिस पर वह उससे बात कर सकती थी, परंतु उसने उसे फोन करने की चेष्टा नहीं की थी। अगर की होती तो मालूम करने पर खेड़ा को पता चल गया होता कि कोई युवती या फिर खुद को कविता देसाई कहने वाली का फोन आया था और मजूमदार से बात करना चाहती थी, और उसने कहा कि फलाने फलाने वक्त पर वह फिर फोन करेगी। मजूमदार फोन पर ही रहे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कविता देसाई ने उससे संबंध बनाने की चेष्टा नहीं की थी। यही बात मजूमदार को सिर से पांव तक परेशान किए दे रही थी। पंचम खेड़ा की बात उसे खरी उतरती महसूस हो रही थी कि 70 करोड़ का सोना पाकर कविता देसाई आसानी से यह बात सोच सकती है कि सुनील मजूमदार उसे 36 और मिल जाएंगे, उससे भी बढ़िया मिल जाएंगे। जिस तरह उसने शिखा मेहता के साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब देखा था और कविता देसाई को सरासर धोखा देने पर आमादा था, तो क्या दौलत हाथ में आ जाने से कविता ऐसा कुछ नहीं सोच सकती? सरासर सोच सकती है, बल्कि अब तो वह हर मनचाही बात कर सकने की स्थिति में है, क्योंकि 70 करोड़ के सोने पर उसका कब्जा था। कविता देसाई की तलाश में निकलना बेहद जरूरी था। उसके पास मौजूद 70 करोड़ का सोना वसूलना उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उस सोने को हासिल करके ही वह आई मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है, बागले और डाबर से अपनी जान बचा सकता है, शिखा मेहता जैसी धड़ल्लेदार युवती के साथ शादी करके तमाम जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकता है। शिखा के साथ उसकी अच्छी पटती थी। बहुत सोच समझकर ही उसने कविता से छुटकारा पाकर शिखा को गोद में बिठाने की सोची थी, और ऐसा करने का एकमात्र कारण उसके दिमाग में यही खटकता था कि कविता देसाई बेहद खतरनाक युवती है। ऐसी खतरनाक युवतियां अच्छी बीवी नहीं बन सकती, बच्चों के लिए अच्छी माँ नहीं बन सकती, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर नागिन बनकर डस सकती हैं। कविता देसाई जैसी युवतियों को सिर्फ खतरनाक कामों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर मौज मस्ती के लिए। तमाम उम्र उनके साथ नहीं बिताई जा सकती। ऐसी का प्यार तो जरा सी दरार पड़ने से खून खराबा पैदा कर सकता है। कविता देसाई जहाँ भी छिपी बैठी थी, उसे तलाश करना, उससे सोना हासिल करना बहुत जरूरी था, और अब तो उसकी जान लेना भी जरूरी हो गया था। दौलत उसके हाथ से छिन जाए, इस बात पर उसे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी यह जानकर कि वह लूट की दौलत का इस्तेमाल शिखा मेहता पर करने का इरादा रखता है, उससे शादी करने का इरादा रखता है, या फिर किसी दूसरे शहर में सेटल हो गया है। यह मालूम होते ही कविता देसाई नागिन की भांति पीछे पीछे पहुंचकर उसकी और शिखा मेहता की हत्या किए बिना नहीं मानेगी। कम से कम उसका तो सब कुछ खत्म कर देगी। पंचम खेड़ा की आवाज सुनकर सुनील मजूमदार की विचार तंद्रा टूटी। क्या हुआ? मजूमदार छिटका। घूम घूम कर क्यों टांगे तुड़वा रहे हो? बैठ जाओ, खेड़ा ने कश लेकर कहा। मजूमदार बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। अब कहो, ढूंढ लिया कविता देसाई को? उसकी हवा तक तुम नहीं पा सके, जबकि वह तुम्हारी खास माशूका है। तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी माशूका के ठिकाने कहाँ है, वह क्या करती फिर रही है? उसके एकमात्र यार तुम ही हो, या तुम जैसे 5-7 और भी हैं? फालतू बात मत करो,
मजूमदार परेशान उखड़े स्वर में बोला। पंचम खेड़ा उसे देखता रहा। होंठ पीछे मजूमदार ने सिगरेट सुलगा ली। कुछ खाने को दे, भूख लग रही है, मजूमदार बोला। फ्रिज से निकाल लो। मजूमदार उठा और फ्रिज की तरफ बढ़ गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि कविता देसाई कहाँ जा सकती है। फ्रिज खोलता हुआ मजूमदार सोच भरे स्वर में कह उठा, जबकि उसके पास वैन में मौजूद 70 करोड़ का सोना है। कम से कम अजमेर से बाहर नहीं जा सकती, खेड़ा ने कहा। मालूम है, इस बात का पूरा विश्वास है मुझे कि सोने के साथ वह अजमेर में ही है, और अगर उसे मुनासिब वक्त मिल गया तो सोच समझकर सोने के साथ अजमेर से खिसक सकती है, क्योंकि उसे मालूम होगा कि सोने की खातिर उसकी जान को भारी खतरा है। मजूमदार ने महसूस किया कि पंचम खेड़ा की बात में वजन है, इसलिए कविता को ज़्यादा वक्त देना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सोना हमारे हाथों से हमेशा हमेशा के लिए निकल सकता है, खेड़ा गंभीर स्वर में कह रहा था। इसलिए कविता को तलाश करने में हमारी रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। अगर वह अजमेर से निकल गई तो 80% इस बात का चांस है कि दोबारा कभी जिंदगी में उसकी सूरत भी देखने को नसीब न हो। 70 करोड़ का सोना मिल पाना ख्वाबों की बात रह जाएगी। सुनील मजूमदार ने होठ से कर पंचम खेड़ा को देखा। आज तो तुम बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हो। मैं समझदारी की ही बातें करता हूँ, और फिर यह तो 70 करोड़ के सोने का सवाल है। इस मामले में मैं किसी तरह ढील इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम भी सिर्फ सोने के बारे में सोचो। और मुझे काम ही क्या है, इसी के बारे में तो सिर खपा रहा हूँ। तो फिर सोचते रहो, कविता देसाई कहाँ जा सकती है, शायद याद आ जाए। यह सलाह मुझे मत दो, क्योंकि मैं यही सब सोच रहा हूँ, सुनील मजूमदार ने उखड़े स्वर में कहा। मेरे सामने तुम्हारे कारण एक दिक्कत भी आ रही है। मेरे कारण? खेड़ा की आंखें सिकुड़ी। हाँ, क्या दिक्कत है? कविता देसाई की तलाश में मैं तुम्हें हर जगह साथ नहीं ले जा सकता। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ मेरा अकेले ही जाना ठीक है, परंतु तुम तो मेरे साथ चिपके हुए हो। ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी तो और क्या होगा? किसी से कविता के बारे में कोई सुराग मिलना भी होगा तो तुम्हें साथ पाकर वह मुंह नहीं खोलेगा और चाय पिलाकर टरका देगा, क्योंकि तुम पंचम खेड़ा हो। अगर तुम में जरा भी अक्ल है तो मेरी बात आसानी से समझ सकते हो। पंचम खेड़ा सुनील मजूमदार को घूरने लगा। मजूमदार ने खामोशी अख्तियार कर ली और सिगरेट की कश लेता रहा। तो तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है? खेड़ा ने मुंह खोला। नहीं, गलत बात कह रहे हो। गलत नहीं, सही कह रहा हूँ। पंचम खेड़ा की आवाज़ स्थिर और शांत थी। अब मेरी समझ में आ रही है। यहाँ से जाकर सीधे तू उसके गले मिलना चाहता है और सोने को नीचे बिछाने की तैयारी में है। भौंकता रह, मजूमदार ने दांत पीसकर कहा। जवाब दे मेरी बात का। दिया नहीं। क्या? भौंकता रह। मैं कुत्ता नहीं हूँ, पंचम खेड़ा ने शांत स्वर में कहते हुए उसकी आंखों में झांका। सुनील मजूमदार खा जाने वाली निगाहों से उसे देखता रहा। बोला कुछ नहीं। कहाँ जाना चाहता है तू? बताना होता तो बात ही क्या थी? हर्ज क्या है? ज़रूरत ही क्या है? जब तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो अपनी गोद में बिठाकर रख मुझे, और ऐश करने वाले 70 करोड़ के सोने से तगड़ी ऐश करेंगे। मजूमदार का स्वर कड़वा हो गया। तेरे में है ही क्या जो तुझे गोद में बिठाऊंगा? शायद तेरे काम का कुछ हो, मजूमदार ने तीखे स्वर में कहा। जुबान बहुत चल रही है तेरी। अगर तेरी माशूका इस तरह 70 करोड़ का सोना दबाकर बैठ गई होती तो तब तुझे पता चलता कि जुबान ही नहीं है और कुछ भी बहुत होता है। मजूमदार ने पहलू बदला। अब तू चाहता क्या है? बता तो दिया। मैं तेरे साथ चलता हूँ, जहाँ भी तूने जाना हो और आना हो, मैं बाहर खड़ा रहूँगा। ऐसे बात नहीं बनेगी। तो कैसे बात बनेगी? वह भी तुझे बता चुका हूँ। पंचम खेड़ा के चेहरे पर सोच भरी गंभीरता के भाव उभर आए। मजूमदार, खेड़ा के स्वर में ठहराव था। विश्वास तो मैंने आज तक अपने बाप पर भी नहीं किया, फिर तेरे पर करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? क्योंकि विश्वासघात वहीं होता है जहाँ पर विश्वास कायम हो चुका होता है, और इस स्थिति में तू मेरे साथ आसानी से विश्वासघात कर सकता है। मजूमदार ने कुछ कहना चाहा कि खेड़ा ने हाथ उठाकर उसे रोका। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम किस तरह मेरे साथ विश्वासघात करते हो। सुनील मजूमदार के चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे। खेड़ा, बिना विश्वास की दुनिया भी नहीं चलती। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं कि दुनिया कैसे चलती है। मैं तो सिर्फ अपने चलने की बात कर रहा हूँ। कहते हुए पंचम खेड़ा ने मजूमदार की आंखों में झांका। जिसका दिमाग ही उल्टा हो तो उससे बात करके कुछ भी हासिल नहीं होता। पंचम खेड़ा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। जा मजूमदार,
जहाँ घूम फिरना चाहता है घूम ले। मजूमदार खेड़ा को देखता रहा। अब देखता क्या है, जा, विश्वास करना सीख खेड़ा। मजूमदार उसकी बात पर ध्यान न देकर खेड़ा शब्दों को चबाकर गंभीर स्वर में बोला, यह बात तो मैं ही जानता हूँ कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। मुझे सोने और कविता देसाई की कोई खास चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि देर सवेर मैं सब कुछ मेरे काबू में होगा। तू कोई गड़बड़ करता है तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं। तुझे मैंने इसलिए साथ रखा है कि कविता देसाई तेरी माशूका है। हो सकता है किसी मौके पर तू उसे बतौर आशिक संभाल सके। हर चीज का कहीं न कहीं फायदा मिलना आवश्यक है। अगर तू मुझे धोखा देता भी है तो भी मेरी सेहत पर किसी प्रकार का खास असर नहीं होगा। सारा का सारा नुकसान तुझे ही होगा। इसी कारण मैंने तुझे जाने की छूट दे दी है। जहाँ भी जाओ, जब भी जाओ, आओ या ना आओ, तुम्हारी मर्जी। कविता देसाई की गोद में बैठो, सोने को बिछौना बनाकर। छूट है तुम्हें। मजूमदार ने गहरी सांस ली। खेड़ा, तुझे एक सलाह देता हूँ। सलाह? पंचम खेड़ा के चेहरे पर कड़वे भाव नाच उठे। हाँ, सोना अगर हाथ लग गया तो सबसे पहले अपने वहम शक का इलाज करना। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना। यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तुम शायद एक बात नहीं समझ रहे मजूमदार, पंचम खेड़ा ने तीखे स्वर में कहा। अगर सोना हमारे कब्जे में आ जाता है तो यह सारी बीमारी खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। भगवान करे तुम्हारी बीमारी जल्दी खत्म हो। कहने के साथ ही मजूमदार खड़ा हो गया। पंचम खेड़ा ने उसकी आंखों में घूरा। जा रहे हो? हाँ। तुम्हारी वापसी का कब तक इंतजार करूं? इस समय अंधेरा हो चुका है। जाहिर है कि दिन निकलने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। कार मैं ले जा रहा हूं। अगर वापस न लौटे तो तुम्हारे बारे में क्या राय कायम करूं? खेड़ा का लहजा सख्त था। जो मन में आए वही राय कायम करना, सिवाय इसके कि कविता या सोने से मेरा कोई वास्ता है। तुम्हारी तरह इन दोनों बातों से मैं भी दूर हूँ, मजूमदार ने गंभीर स्वर में कहा और पलटकर बाहर निकलता चला गया। शिखा मेहता थी तो शिखा मेहता भी महारथी, परंतु कविता देसाई की तरह क्रूर और खतरनाक नहीं थी। उसे खून खराबे से नफरत ही कही जा सकती थी। शिखा मेहता महाचालाक और अपना काम निकालने में माहिर थी। डर तो उसे छूकर नहीं गया था। बुरे काम वह अवश्य करती थी, परंतु शराफत का दामन उसने नहीं छोड़ा था। इंसानियत बाकी थी उसमें। शिखा मेहता और कविता देसाई की खासी पहचान थी। कई बार दोनों एक साथ काम भी कर चुकी थी और उन्हीं कामों के दौरान एक बार कविता देसाई ने सुनील मजूमदार को शिखा मेहता से मिलवाया था। मजूमदार शिखा से मिला क्या, उसी का होकर रह गया। यही हाल शिखा का था। दोनों में अच्छी निभने लगी, परंतु मजूमदार ने कभी भी कविता देसाई को इस बात का एहसास न होने दिया था। वह जानती थी कविता देसाई को अगर उसके और शिखा के संबंधों को लेकर जरा भी शक हो गया तो वह उन पर कहर ढा देगी। और मजूमदार खामखा में खून खराबा नहीं चाहता था, वह भी कविता देसाई के साथ। इसी कारण कविता देसाई के साथ उसने उतना ही संबंध बनाए रखा जितना कि जरूरी था। शिखा मेहता को अभी भी जारी मजूमदार और कविता देसाई के संबंधों के बारे में मालूम था, परंतु शिखा ने इस बारे में कभी खास ऐतराज नहीं उठाया था, क्योंकि मजूमदार ने उसे समझा रखा था कि जब तक मुनासिब वक्त नहीं आता कविता से संबंध तोड़ना ठीक नहीं, वरना क्रोध में वह कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। और शिखा को इस बारे में एहसास था। 25 बरस की शिखा मेहता अथाह खूबसूरती की मालकिन थी। उसके सामने तो कविता देसाई भी फीकी पड़ जाती थी। शिखा चाहती थी तो अपनी खूबसूरती और चालाक दिमाग के दम पर अपराध की दुनिया की कई सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात आज ऐश कर रही होती, परंतु इन सब सीढ़ियों को चढ़ने के दौरान उसे अपना जिस्म भी इस्तेमाल करना पड़ता, जो कि उसे पसंद नहीं था। परहेज उसे नहीं था, परंतु खुद को खिलौना बनाना भी उसे पसंद नहीं था। इसी कारण वह जितने में थी उतने में ही खुश थी। किसी प्रकार की कमी या चिंता उसे नहीं थी। जीवन साथी के बारे में कभी कभी वह सोचती थी, परंतु वह उसे सुनील मजूमदार के रूप में मिल गया था। शिखा मेहता की पुरानी आदत थी कि वह कभी परेशान नहीं होती थी। परेशानी को वह दिमाग का जहर समझती थी, जो दिमाग में घुसकर सारे दिमागी ढांचे को खत्म कर देती थी। परंतु इन विचारों पर चलने वाली शिखा इस समय काफी हद तक परेशानी के दौर से गुजर रही थी। उसके हिसाब से इस वक्त की परेशानी जायज भी थी। परेशानी का मुद्दा था कविता देसाई, सुनील मजूमदार और 70 करोड़ का सोना। सुनील मजूमदार से फोन पर बात करने के पश्चात ही उसकी परेशानी पैदा हुई थी। उसके कई कारण थे जो उसके दिमाग में घूम रहे थे।
उसकी चिंता को बराबर हवा दे रहे थे। पहला कारण था कि कविता देसाई एकाएक 70 करोड़ के सोने को लेकर कहाँ गायब हो गई, जिसे कि मजूमदार भी तलाश करने पर लगा है। कविता देसाई ने मजूमदार से संबंध बनाने की चेष्टा क्यों नहीं की? कविता देसाई को वह सिर से लेकर पांव तक जानती थी और वह यह भी जानती थी कि कब वह क्या सोच बैठे, क्या कर बैठे, उसका कुछ पता नहीं। इस प्रकार सोना ले उड़ने और खबर न देने का स्पष्ट मतलब था कि उसके मन में सोने के प्रति बेईमानी आ चुकी है कि उस पर सिर्फ उसका ही अधिकार रहे, वही उसकी मालकिन रहे। सुनील मजूमदार को दूर करके उससे पल्ला झाड़ने का वह विचार बना चुकी है, या फिर उसे इस बात का एहसास हो गया हो सकता है कि मजूमदार के उसके साथ संबंध है। इस कारण वह मजूमदार को धोखा देने पर आमादा हो गई हो। इस बात को लेकर वह पहले से ही मजूमदार को सबक सिखाना चाहती हो, उससे छुटकारा पाना चाहती हो, तगड़ा सबक सिखाकर। अगर ऐसा है तो समझो 70 करोड़ का झटका देकर वह उसे और मजूमदार को सबक सिखा चुकी है, यानी कि उसके और मजूमदार के सपने अधूरे और खोखले रह गए दौलत पर ऐश करने के लिए। दूसरा कारण उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। दूसरे कारण पर सोचने पर वह विश्वास अविश्वास में फंस जाती और समझ नहीं पाती कि वह सही सोच रही है या गलत, परंतु सोचे जा रही थी। और वह सोच थी सुनील मजूमदार के प्रति। माना कि मजूमदार कविता देसाई को छोड़कर उस पर फिदा हो गया था, दिलो जान से उस पर फिदा था। उसके बस में उसके लिए जो था और जो वह कर सकता था करता था। शिखा मेहता कोई बेवकूफ़ नहीं थी, वह समझती थी कि सुनील मजूमदार उसके लिए जान भी दे सकता है। इसी कारण उसे मजूमदार पर पूरा भरोसा था। उसकी हर बात, हर शब्द पर विश्वास था उसे। परंतु अब उसका वही विश्वास अधर में आकर इधर उधर डोलने लगा था। कारण था 70 करोड़ की दौलत। सुनील मजूमदार कविता देसाई को दिल ही दिल से छोड़ चुका था और कभी भी पूरी तरह पल्ला झाड़ सकता था। अगर कविता देसाई को मजूमदार के इरादे की जरा भी भनक थी तो उसे 70 करोड़ की झलक दिखाकर चुंबक की तरह आसानी से अपनी तरफ खींच सकती थी। दौलत की ताकत सबसे ज्यादा होती है, शिखा को मालूम था, और वह सब दौलत को ही महत्व देते थे और मजूमदार भी उनमें से एक था। 70 करोड़ की दौलत कम नहीं होती कि किसी के लिए उसे हाथ से जाने दिया जाए। फोन पर मजूमदार ने कहा कि कविता देसाई 70 करोड़ का सोना कहीं ले गई। जाहिर है उसका पता नहीं चल रहा होगा। वह जानती थी कि कविता देसाई जैसी खतरनाक शय को ढूंढना, बस में ला पाना आसान काम नहीं है, खास तौर से जबकि उसके बस में 70 करोड़ का सोना हो। और कोई बड़ी बात नहीं कि अब तक उसने मजूमदार से संबंध बना लिए हों, उसने बात कर ली हो कि वे दोनों मिलकर इस 70 करोड़ का मजा लूट सकते हैं, बशर्ते कि वह शिखा से कोई वास्ता न रखे। होश में मजूमदार ने फौरन हामी भर दी होगी, क्योंकि उससे कहीं कीमती 70 करोड़ की दौलत थी। और फिर कविता देसाई में भी क्या कमी थी? खूबसूरत थी, जवान थी। सुनील मजूमदार जैसे को अभी कम से कम 10-12 साल अपने काबू में आसानी से रख सकती थी। कविता जैसी कभी बूढ़ी नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन जवान और खूबसूरत होती है। और फिर पास में दौलत हो तो बात ही कुछ और है। सुनील मजूमदार तो चंद रोज में ही उसे भूल जाएगा। कविता देसाई से 1-2 बच्चे हो गए तो वह उसे कभी सपने में भी नजर नहीं आएगी। शिखा मेहता को मजूमदार के साथ साथ 70 करोड़ की दौलत भी हाथ से निकलती नजर आ रही थी। इन्हीं विचारों ने शिखा मेहता की नींद हराम कर रखी थी। मजूमदार का फोन आने के बाद तो वह कुछ खा भी नहीं सकी थी, जबकि अभी भी भूख लगी हुई थी। कविता देसाई के अधिकतर ताल्लुकात से वह भली भांति वाकिफ थी। इस पर भी शिखा सोच समझ नहीं पा रही थी कि 70 करोड़ के सोने के साथ वह कहाँ जा सकती है, क्योंकि इतनी ज्यादा दौलत पास होने पर कविता देसाई जैसी शय किसी पर भी विश्वास करने से रही। तभी कॉल बेल बजी। शिखा मेहता की सोचों को झटका लगा। वह उछलकर बेड से खड़ी हो गई। कौन हो सकता है? सुनील मजूमदार? शायद। अपने अस्त व्यस्त बालों को ठीक किए बिना ही वह आगे बढ़ी और लाइट ऑन करके दरवाजा खोला। सामने सुनील मजूमदार को खड़े पाकर कुछ हद तक उसकी जान में जान आई। खुश्क सूखे होठों पर मुस्कान सी रेंगती चली गई। कैसी हो? मजूमदार ने गंभीर स्वर में कहते हुए भीतर प्रवेश किया। ठीक हूँ। शिखा मेहता ने दरवाजा बंद किया। कुर्सी पर बैठते हुए मजूमदार ने सिगरेट सुलगाई। लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही शिखा। सुनील ने उसे देखा। मैं ठीक हूँ। शिखा खुद को अब काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। सुनील मजूमदार के आ जाने से
मजूमदार के प्रति बनने वाली अविश्वास की धारणा कुछ हल्की पड़ गई थी। उसे लगने लगा था कि वह यूं ही गलत सोचे जा रही थी। शिखा कुर्सी के करीब मौजूद बेड पर जा बैठी। सुनील मजूमदार ने गहरी निगाहों से शिखा मेहता को देखा। तुम शायद 70 करोड़ के सोने को लेकर परेशान हो, मजूमदार ने एकाएक कहा। शिखा मेहता ने हौले से सिर हिला दिया। मजूमदार के होठों पर भारी मुस्कान रेंग गई। तुम्हें फोन पर खबर देने का मतलब यह नहीं था कि तुम परेशान होने लगो। आराम से रहो और यह सब परेशानियां मेरे लिए छोड़ दो। सब ठीक हो जाएगा। मजूमदार के स्वर में प्यार था। मुझे तो कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा सुनील। ऐसा लगता है 70 करोड़ के साथ ही हमारे सारे सपने बिखर गए। हम कभी भी दौलतमंद बनकर जिंदगी नहीं बिता सकेंगे। कौन कहता है? वैसी ही मुस्कान मजूमदार के होठों पर छाई हुई थी। शिखा मेहता एकाएक जवाब न दे सकी। मजूमदार का चेहरा गंभीर हुआ। वह कष्ट ले कह उठा, मुझ पर भरोसा रखो शिखा। मैंने आज तक जिंदगी के किसी खेल में मात नहीं खाई और दौलत के इस खेल में तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी दौलत फिर हाथ में नहीं आने वाली। अब शिखा कैसे कहती कि उसे उसके बारे में नहीं, अपने बारे में डर है कि दौलत के कारण कहीं वह उसे छोड़कर कविता के गले न जा मिले। परंतु वह कह न सकी। एक बार कविता का पता लगने की देर है, उसके इरादों का पता लगने की देर है। उसके बाद जो भी होगा मेरे मुताबिक होगा। कविता की एक नहीं चल सकेगी और वह मामला लंबा भी नहीं खींचेगा। बहुत जल्दी ही कोई नतीजा सामने आएगा। सुनील मजूमदार बोला, और अगर कविता अजमेर से ही बाहर खिसक गई तो? नहीं, वह समझदार है। उसे मालूम है कि आनन फानन इतनी बड़ी दौलत के साथ अजमेर से बाहर जाने में भारी खतरा है। सोना किसी की भी नज़र में आ सकता है। सोने के साथ साथ उसकी जान भी जा सकती है। वह खेली खाई है। ऐसी गलती तो वह भूल कर भी नहीं करेगी। अभी तक ढूंढा नहीं कविता को? सारा दिन होता ही क्या रहा, उसे ही तो तलाश करते रहे हैं। साथ में पंचम खेड़ा भी रहा। यहाँ पर आने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि कविता से मेरा संबंध है और वह सोना लेकर उड़ी हुई है। ऐसे में खेड़ा मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसका ख्याल ठीक है कि अकेले में कविता ने कहीं भी मुझसे संबंध बना लिया तो मैं फिर उसे नहीं मिलने वाला। बहुत कठिनता से बहाना बनाकर तुम्हारे पास आ सका हूँ, सुनील मजूमदार ने गंभीर स्वर में कहा। कह नहीं सकता, परंतु हो सकता है खेड़ा के आदमी किसी तरह इस समय भी मेरे पीछे हों। मैंने सोचा कि कहीं तुम मेरे या सोने के बारे में चिंता न करती रहो, इसलिए एक बार मिलाऊं, क्योंकि कविता देसाई की तलाश करने में मैं इतना व्यस्त भी हो सकता हूँ कि कुछ दिन या सप्ताह भर मिलने की फुर्सत न मिले। शिखा मेहता फौरन बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं खुद हालात और तुम्हें लेकर चिंतित थी। वैसे हुआ क्या था, मुझे बताओ। मैं अभी तक हालात से बिल्कुल अनजान हूँ। मजूमदार ने उसे सब कुछ बताया। सुनकर शिखा मेहता ने गंभीरता से सिर हिलाया। कविता से ऐसी हौसलामंदी की आशा करना मामूली बात है। वह ऐसे ही काम कर गुजरती है जिसके बारे में एकाएक कोई सोच भी नहीं सकता। परंतु यह काम तो उसने अचानक किया, हालात को देखते हुए किया। पहले तो यह सब योजना में नहीं था। नहीं तो फिर एकाएक वह इतनी बड़ी दौलत के साथ कहाँ छिप सकती है? यह तुम बताओ। मैं? शिखा मेहता पल भर के लिए सकपकाई। हाँ, क्योंकि तुम भी कविता के काफी करीब रही हो, उसकी हरकतों से वाकिफ रही हो सकता है उसका कोई खैर खा हो जो उसे हर तरह की मुनासिब सहायता दे सकता हो, जिसके पास कविता देसाई इतनी बड़ी दौलत के साथ जा सकती हो। शिखा मेहता ने सुनील मजूमदार की आंखों में झांका। यह तुम क्या कह रहे हो? शिखा के स्वर में हैरानी सी थी। ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारा मतलब कि उसके पास तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ तो वह क्यों नहीं कर सकती? शिखा मेहता के होठों से बोलना फूटा। सोचो शिखा, ऐसे किसी इंसान के बारे में सोचो। सॉरी सुनील, ऐसे किसी इंसान के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती जिसके साथ कविता का ऐसा कोई रिश्ता हो। शिखा मेहता की आवाज़ में बेचैनी सी भर आई थी। उसने व्याकुल निगाहों से मजूमदार को देखा। तुमने अपनी सोचों में ऐसे किसी इंसान को तलाश नहीं किया? किया, परंतु वह मिला नहीं। शायद ऐसा कोई हो ही नहीं। हो सकता है, परंतु मुझे हर तरफ सोचना पड़ रहा है, क्योंकि 70 करोड़ का मामला है जो कि कविता देसाई के कब्जे में है। मजूमदार ने होठ काटते हुए कहा। जहाँ वह मिल सकती थी, उसकी खबर मिल सकती थी, मैंने हर जगह उसे तलाश किया, परंतु वह कहीं नहीं मिली। स्पष्ट है कि वह किसी ऐसी नई जगह पर है जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता। उसकी जगह मैं
तुम या कोई और होता तो वह भी ऐसी ही किसी जगह पर जाता। शिखा मजूमदार को देखे जा रही थी। शिखा, मजूमदार पुनः बोला, सोचो कि ऐसे हालात में कविता सोने के साथ कहाँ जा सकती है। तुम कविता को इस बारे में मुझसे ज़्यादा जानती हो। तुम जो कह रहे हो इस बारे में मैं तुम्हारा फ़ोन आने के बाद काफ़ी सोच चुकी हूँ, परंतु मुझे ऐसी कोई भी जगह नज़र नहीं आ रही जिसके बारे में मैं तुम्हें बता सकूँ। शिखा मेहता के स्वर में गहरी मजबूरी के भाव झलक रहे थे। क्या मालूम उसने कहाँ पर डेरा जमाया है। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। सोचो शिखा, बताओ कविता के जानने वाले कौन कौन हैं, खास तौर से वे लोग जिनके साथ उसके मधुर संबंध हैं या रहे हैं। मिनट भर की सोच के बाद शिखा ने कविता की पहचान वालों के बारे में बताना शुरू किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसे मजूमदार छानबीन के लायक भी समझता। सुनील मजूमदार के चेहरे पर गहरी चिंता के भाव उजागर हुए पड़े थे। सुनील? सुनील ने निगाहें उठाकर उसे देखा। मान लो कविता तुम्हें मिल जाती है। शिखा के स्वर में ऐसे भाव थे कि सुनील की आंखें सिकुड़ गई। तो? और उसे मालूम हो कि तुम्हारा मेरा खास संबंध है, भविष्य का हमारा लंबा प्रोग्राम है। तुम कहना क्या चाहती हो शिखा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पूछ रही हूँ। शिखा गंभीर थी। उस मौके पर कविता तुम्हें कहे कि तुम शिखा को हमेशा के लिए भूलकर उसके पास आ जाओ, तभी दौलत पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है, तो उस स्थिति में तुम क्या करोगे? कविता की बात मानोगे? मानोगे ना? सुनील मजूमदार के होठों पर एकाएक अजीब सी मुस्कान फैल गई। हाँ, मानूंगा। शिखा मेहते के चेहरे पर छाई रहने वाली रौनक एकाएक कम हो गई, लेकिन कुछ देर के लिए। क्या मतलब? शिखा के होठों से फौरन निकला। उस समय वक्ती हालात कंट्रोल करने के लिए मुझे उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात माननी पड़ेगी और उसके बाद तुरंत हालात को अपने हक में पाकर कविता का निपटारा करके अपनी शिखा को गले लगा लूँगा। सुनील मजूमदार के स्वर में प्यार था। शिखा, तुम कभी भी अपने सुनील पर अविश्वास मत करना। मेरे लिए दुनिया में एकमात्र तुम ही हो जिसे मैं दिल से चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम नहीं समझोगी कि मेरे दिल में यह तमन्ना कितनी गहराई तक है कि करोड़ों की दौलत और तुम्हारे साथ, मात्र तुम्हारे साथ जिंदगी व्यतीत करूं। शिखा मेहता गंभीर निगाहों से मजूमदार को देखे जा रही थी। यह भी तो हो सकता है सुनील, जिस तरह कविता के बाद तुम्हें मैं मिल गई, उसी तरह मेरे बाद कोई और शिखा मिल जाए। फिर तो शिखा। सुनील का तीखा स्वर सुनकर शिखा उसे देखने लगी। तुम कविता को अपने साथ क्यों मिलाती हो? उसकी बराबरी क्यों करती हो? वह एक खतरनाक औरत है। उसके साथ जिंदगी बिताना कठिन है। मैं नहीं समझता कि वह अच्छी बीवी या माँ बन सकती है। उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक तुम नहीं मिली थी, सिलसिला चल रहा था। मैं जो क्वालिटी चाहता था वह तुम में है, जबकि तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। परंतु जीवन भर साथ रहने की बात हो तो खूबसूरती के साथ साथ काफ़ी कुछ देखना पड़ता है जो कि तुम में मौजूद है। शायद यह बात तुम ना महसूस कर सको, परंतु मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। शिखा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले कविता ने भी यह बात मुझसे पूछी थी और मैंने उसे यही कहा था कि मैं उसका हूँ। झूठ कहा था उसे, क्योंकि उसे सीधे रास्ते पर रखना जरूरी था। वह लूट में मेरी सहायता करने जा रही थी। उसकी सहायता के बिना लूट संभव नहीं थी। मैंने उसे इस बात का शक ही नहीं होने दिया कि मैं उसके द्वारा सिर्फ काम निकालने के चक्कर में हूँ। शिखा ने फिर कुछ नहीं कहा। तुम खुद ही सोचो, अगर मेरे मन में कोई गलत बात होती तो दिन में तुम्हें फ़ोन करके हालात से आगाह क्यों करता? अब भी वक्त न होने की स्थिति में तुमसे मिलने क्यों आता? हर बात तुम्हें साफ और स्पष्ट क्यों बताता? सुनील उसे समझाने वाले भाव में कह रहा था। यहाँ आकर वक्त खराब करने से बेहतर था कि कविता और गोल्ड की तलाश में रहता। तुम तो यूं ही विश्वास करना सीखो शिखा। मेरे लिए तुम बहुत कीमत रखती हो, बेशकीमती हो। तुम मेरी कमजोरी बन गई हो। एकाएक शिखा के होठों पर सामान्य सी मुस्कान फैली। छोड़ो, तुम तो इतनी लंबी बात ले बैठे। मैंने तो यूं ही यह बात की थी। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। अभी जाने का प्रोग्राम तो नहीं है ना? रात को रहोगे ना? रात तो रह नहीं पाऊंगा, फिर भी ठहरूंगा कुछ देर के लिए तुम्हारे लिए। कहते हुए मजूमदार कुर्सी से उठा और करीब ही बेड पर बैठी शिखा को बाहों में भर लिया। शिखा मुस्कुराई, फिर कस मसाकर कह उठी, डिनर तैयार है। तैयार है? हाँ, पहले उससे निपट लें। श्योर। सुनील मजूमदार ने उसे बाहों से आज़ाद किया। खाने और बातों के दौरान अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करती रहना कि कविता कहाँ हो सकती है, शायद याद आ जाए।
मजूमदार जब पंचम खेड़ा के यहाँ पहुंचा तो फोन पर बात करने में व्यस्त था। उसने मजूमदार पर निगाह डाली और फोन पर बात करता रहा। मजूमदार ने सिगरेट सुलगाई और थके अंदाज में कुर्सी पर जा बैठा। कल से वह न तो सोया था और न ही आराम कर पाया था। बदन थककर चूर हो रहा था। पंचम खेड़ा ने रिसीवर रखा और पलट कर देखा। अच्छी तरह देख लो, वापस आ गया हूँ, कविता के गले नहीं मिला। खेड़ा हौले से हंसा, फिर कह उठा, तुम्हारा चेहरा तो बता रहा है जैसे ढेर सारी मलाई चाट कर आ रहे हो। सुनील मजूमदार की आंखें सिकुड़ गई। इसका मतलब मेरा पीछा किया तुमने? ऐसा घटिया काम मैं खुद नहीं करता, अपने आदमियों से करवाते हो। बात तो एक ही है। जो भी कह लो, परंतु तुम्हारे पीछे किसी को भेजने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह तो इत्तेफाक ही रहा कि तुम मेरे खास आदमी की निगाह में आ गए और वह तुम्हें उत्सुकतावश अकेले भटकता देखकर तुम्हारे पीछे लग गया। उसी का फोन था। सुनील मजूमदार के दांत भींच गए। यह तुमने अच्छा नहीं किया खेड़ा। अच्छा क्या, बुरा क्या? मैंने कुछ किया ही नहीं। कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाते हैं, जैसे कि अब। पंचम खेड़ा हंसा। शिखा मेहता से मिलकर तुम्हारी थकान तो दूर हो गई होगी। तो तुमने इतनी रात गए उसका नाम भी जान लिया, उसके बारे में छानबीन भी कर ली? मैंने नहीं, मेरे उस आदमी ने। जब सब कुछ सामने हो तो मेरे आदमी तीर की तरह काम करते हैं, जैसे कि अब किया। यही तो खासियत है मेरे आदमियों की। कुछ ज़्यादा ही खासियत पैदा कर रखी है तुमने अपने आदमियों में, मजूमदार ने दांत भींचकर कहा। अगर वह मेरी निगाह में आ जाते तो यकीनन मैं उन्हें डाबर वागले के आदमी समझकर शूट करने की सफल चेष्टा करता। कर देते, बेशक कर देते। मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत आदमी है मेरे पास। खेड़ा ने हाथ हिलाकर कहा। तुमने मुझे कहा था कि कविता देसाई तुम्हारी खास है, तुम उससे शादी का इरादा रखते हो, इसलिए कविता के बारे में कुछ बुरा ना सोचूं। मानी, तुम्हारी बात मानी, परंतु शिखा मेहता के बीच में आ जाने से मुझे कुछ उलझन हो रही है। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारी कौन खास है, किससे तुम शादी का इरादा रखते हो। कम से कम एक को तो फ्री कर दो, ताकि वक्त आने पर मैं भी थोड़ा बहुत उससे हंसी मजाक कर सकूं। सुनील मजूमदार के होठ सख्ती से भींच गए। इतने गुस्से की क्या बात है? सही तो पूछ रहा हूँ कि। खेड़ा, मजूमदार दांत भींचकर गुर्रा पड़ा। पंचम खेड़ा गहरी सांस लेकर रह गया। तू ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा। तेरी बातों का अंदाज ठीक नहीं है और यह बातें तेरे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। सिर्फ सोने की तरफ ध्यान दे, इसी में तेरा फायदा है। पंचम खेड़ा मुस्कुराकर उसे देखता रहा। मुझे बार बार वार्निंग देने की आदत नहीं, लेकिन मैं तुझे बार बार बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं खेड़ा हूँ, पंचम खेड़ा, जिसे तू वार्निंग ही दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। सुनील मजूमदार सर्द निगाहों से पंचम खेड़ा को देखने लगा। छोड़ इन बातों को, खेड़ा बोला। शिखा ने कविता के बारे में क्या बताया? वह तो कविता की पुरानी जानकार है और अच्छी तरह जानती है। शायद कोई काम की बात बताई हो। सुनील मजूमदार के दांत भींच गए। उसने मन ही मन खेड़ा से सतर्क रहने का निश्चय किया। वह समझ गया कि खेड़ा पूरे अजमेर पर निगाह रखता है। शायद ही कोई बात हो जो उससे छिपी हो। खेड़ा को ज़्यादा जानकारी होना उसके लिए कभी भी खतरनाक हो सकता है। जवाब तो दे, तू तो औरतों की तरह नाराज होकर बैठ गया। मजूमदार ने खुद को संभाला। कविता के बारे में शिखा ने कई ठिकाने बताए, कई पहचान वालों के बारे में बताया, परंतु मुझे उनमें ऐसा कोई नहीं लगा जिस पर कविता भरोसा करके 70 करोड़ का माल लेकर उसके पास जा सके। मजूमदार ने गहरी सांस लेकर कहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।